Good morning, students. So today's topic is that significance of second law. So second law of thermोडायनेमिक्स जो आपका है उसका एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या होता है, हम लोग आज इसमें डिस्कस करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ द इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन कैन नेवर बी यूनिटी। मतलब किसी भी हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है वो कभी भी यूनिटी नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? सपोज दैट यहाँ पर आपका जो फार्मूला दिया हुआ है ईटा इज इक्वल टू 1 - Q2 अपॉन में Q1। ये इफिशियंसी का फार्मूला होता है। किसी भी हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है उसको ईटा से डिनोट करते हैं और ये आपका फार्मूला दिया है 1 - Q2 अपॉन में Q1। Q1 क्या होता है? जो किसी हीट इंजन को आप हीट प्रोवाइड करते हो, और ये Q2 क्या होती है? ये सिंक द्वारा जो हीट एक्चुअल में हीट इंजन रिजेक्ट कर देता है। मतलब ये तो हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं सेकेंड लॉ में कि कोई भी हीट इंजन कभी भी 100% हीट को जो आप दे रहे हो उस हीट को 100% मैकेनिकल वर्क में नहीं चेंज करता है। सो यहाँ पर जो Q1 है ये आपकी हीट एनर्जी दी जाती है और ये Q2 जो है वो सिंक द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये कभी भी, अब ध्यान देना, देखो एक आइडियल इंजन की आप अगर बात करते हो तो वहाँ पर ईटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इंजन जो आइडियल इंजन होता है ये कभी भी हीट को रिजेक्ट नहीं करेगा, और जब रिजेक्ट नहीं करेगा इट मीन्स Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और ये पूरा टर्म जब यहाँ 0 वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपकी ईटा की वैल्यू 1 मिल सकती, बट कोई भी आइडियल जो हीट इंजन है वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ईटा की वैल्यू कभी भी यूनिटी के बराबर नहीं, मतलब 1 के बराबर नहीं हो सकती। बात समझे? क्योंकि Q2 की वैल्यू कुछ ना कुछ हीट इंजन जो होता है वो कुछ ना कुछ हीट को रिजेक्ट करेगा ही, और जब Q2 की वैल्यू कुछ होगी, Q1 आप दे रहे हो, तो कहने का मतलब 1 में से कुछ ना कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ईटा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, ये कभी भी मतलब 1 से कम आएगी। सो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ईटा की वैल्यू 1 के बराबर हो सकती है। सो सेकंड पॉइंट आपका है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन नेवर बी इनफाइनाइट। मतलब किसी भी अगर आप रेफ्रिजरेटर की बात कर लो तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब जो बीटा हमने लिखा है, बीटा इक्वल टू Q2 अपॉन में W है, वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता? देखो ये वर्क डन जो रेफ्रिजरेटर एक्चुअल में किसी गर्म जो ऑब्जेक्ट को ठंडा अगर करना चाहती है तो बगैर रेफ्रिजरेटर को आप उसको ठंडा नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ ना कुछ वर्क डन, मतलब जो ये W है रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल में वर्क डन होता है जिसमें मोटर कंप्रेसर लगा होता है। ठीक है? तो उस कंप्रेसर का वर्क डन कुछ ना कुछ होता है, मतलब फ्रिज कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, और ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाए तो Q2 अपॉन में 0, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तब कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट हो सकती है। बट ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट को, जो भी मतलब थिंग लोगे, जो भी वस्तु या फिर फल वगैरह जो भी फ्रिज में रखते हो, उसको आप कभी भी बिना फ्रिज को वर्क किए बगैर आप उसको ठंडा नहीं कर सकते। मीन्स W की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। ये Q2 क्या है? Q2 आप जो हीट एक्चुअल में, मतलब जो फ्रिज होता है, जो कंप्रेसर होता है, वो एक्चुअल में CFC से ठंडी हीट को एब्ज़ॉर्ब करता है। ठीक है? वो मैकेनिकल वर्क जो है इस हीट को मैकेनिकल वर्क करके फ्रिज जो है इस ठंडी एयर को ले करके जो भी आप थिंग्स अंदर रखते हो उसको क्या कर देता है, उसके अंदर इंटर करता है और उसकी गर्म हीट को बाहर निकाल के बाहर कर देता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब सिंपल कि ये कभी भी रेफ्रिजरेटर जो वर्क रेफ्रिजरेटर का होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये Q2 अपॉन में 0 कभी नहीं हो सकता, जिससे ये हमको पता चलता है कि बीटा की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती। सो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। सभी बच्चे जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब स्टेप टू स्टेप हम वापस आ जाएं। कैसा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस? एनी प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड in the reverse direction by a variation in its conditions such that any changes occurring in any part of the direct process is exactly reversed in the corresponding part of a reverse process is called a reversible process। हम लोग इसको जो है एग्जांपल से समझते हैं। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं हम कहीं पर भी जैसे सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो और वहाँ से जिस टर्म एंड कंडीशंस में आप एक स्थान से वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक गए हो, उसी टर्म एंड कंडीशंस के साथ आप सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस तक वापस आ जाओ, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सपोज दैट एग्जांपल यहाँ है,
एन इन्फाइनेटिसिमली मतलब बहुत अनंतता सूक्ष्मतम, बहुत बहुत स्लो प्रोसेस। ऐसा एक प्रोसेस कंसीडर करना है, स्लो प्रोसेस कंप्रेशन। जैसे आप गैस एक सिलेंडर में कंसीडर कर रहे हो, अब उस गैस को क्या करो, आप स्लोली प्रेस करो, कंप्रेस करो। तो इतना कंप्रेस करो कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस बना रहे, मतलब उसमें गैस का कोई भी टेम्परेचर चेंज बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, मतलब आइसोथर्मल सिस्टम आपको कंसीडर करना है। सो इस केस में जब आप गैस को प्रेस करोगे स्लोली, बहुत धीरे धीरे प्रेस करोगे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस बना रहेगा, मतलब टेम्परेचर गैस का चेंज नहीं होगा। तो हम इस केस में ये कह सकते हैं, जितना आप स्लोली प्रेस करोगे, मतलब उस सिस्टम को जितना पिस्टन की वजह से गैस को जितना कंप्रेस करोगे और बाद में उसको क्या ले जाकर एक डिस्टेंस तक आप छोड़ दोगे, फिर से वो पिस्टन क्या करेगा, गैस की वजह से एक्सपेंड होना स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। मतलब जिस हिसाब से आप ले गए थे, जब अचानक में ऐसे सिंपली छोड़ दो तो वो उसी हिसाब से अपना वापस भी आ जाता है। मतलब वो जितना आप कंप्रेस किए थे उतना ही कुछ समय बाद क्या करता है, धीरे 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 ऊपर वो एक्सपेंड भी हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब हम लोग कंप्रेस किए और अपने आप से वो वापस आ जाए छोड़ने पर, तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर वही एग्जांपल है, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, तो नेसेसरी कंडीशंस फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कौन कौन है कंडीशंस? द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, मीन्स द प्रोसेस मस्ट बी कैरीड आउट इनफाइनेटिसिमली स्लोली। मतलब कहने का ये हुआ, ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो कि क्वासी स्टैटिक, क्वासी स्टैटिक मीन्स इस प्रोसेस को आप लोग ऐसा रिजल्ट हो कि बहुत स्लोली प्रेस करना है। जैसे आप कंप्रेस गैस को कर रहे थे, तो इतना स्लोली कंप्रेस करो कि उसका टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर जो है वो आपका सेम बना रहना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को आप बहुत स्लोली करोगे। फिर दूसरा है पॉइंट, द डिसिपेटिव फोर्सेस सच एज विस्कोसिटी, फ्रिक्शन, इन इलास्टिसिटी शुड बी एब्सेंट। मतलब कहने का ये हुआ, ऐसी गैस कंसीडर करना है जिसमें फोर्सेस जैसे विस्कोसिटी है, फ्रिक्शन है, इन इलास्टिसिटी शुड बी एब्सेंट, इनकी प्रेजेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए, मतलब ये प्रेजेंट ना हो। विस्कोसिटी समझते हो, और फ्रिक्शन ये बिल्कुल भी एब्सेंट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? एनी प्रोसेस विच कैन नॉट बी रिट्रेस्ड इन द रिवर्स डायरेक्शन एग्जैक्टली इज कॉल्ड एन इवर्सिबल प्रोसेस। मतलब कहने का ये हुआ, ऐसे प्रोसेस जो पुनः वापस ना आ सके उनको हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। जैसे लिखा है डिफ्यूजन ऑफ गैस, अब गैस का डिफ्यूजन मतलब कोई भी दो अलग अलग गैसें ले लो, आपस में मिला दो, क्या बाद दोबारा उन गैसों को अलग अलग कर पाओगे? इतना आसान नहीं है, नहीं कर पाओगे नेचुरली। तो ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का एग्जांपल है जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, अगर सॉल्ट को वाटर में आप मिला दिए तो क्या तुरंत नेचुरली वाटर से सॉल्ट को बाहर कर पाओगे? नहीं हो सकता ऐसा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन अगर देखा जाए, आयरन पे अगर जंग लग जाती है, ठीक है, तो क्या जंग वो दोबारा, मतलब आयरन एकदम सुरक्षित हो पाएगी अपने आप? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि एक बार जंग लगने से आयरन खराब हो जाती है, तो पुनः अपना इनिशियल फेज में नहीं पहुंच पाएगी। सो सडन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस, ये फोर्थ एग्जांपल आपका है। जैसे गैस को अचानक में क्या करो, एक्सपेंड कर दो या फिर अचानक में कॉन्ट्रैक्ट कर दो, इस केस में आपका ये कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि गैस को अचानक में एक्सपेंड कर दोगे तो इससे क्या होता है, इससे विस्फोट होता है, और दोबारा उस विस्फोट को क्या फिर से वापस ला सकते हो एकदम सेफ और साइज में? सपोज दैट एक टायर का फट जाना, टायर अचानक में फट गया, तो क्या अपने आप टायर कभी सही हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये आपका होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट, ये एनसीईआरटी का 12.2 क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2.0 into 10 to the minus 2 kg of nitrogen at room temperature to rise its temperature by 45 डिग्री सेंटीग्रेड at a constant pressure। गिवन मॉलिकुलर वेट नाइट्रोजन का जो दिया है वो 28 है, आर की वैल्यू दे रखी है, और दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर 7/2 आर, और ये डायटोमिक गैसेस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की अगर क्वांटिटी निकालें, एक्चुअल में क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, वो आपको अमाउंट ऑफ हीट पता करना है जो गैस का टेम्परेचर, जो नाइट्रोजन गैस है उसका टेम्परेचर कितना, 45 डिग्री सेंटीग्रेड कर देती है। ठीक है, तो वो हीट बताना है एक्चुअल में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास ऑफ द गैस इन ग्राम्स। तो यहाँ पर जो भी गैस का मास दिया वो किलोग्राम में है, ग्राम में चेंज कर लेंगे।
10⁻³ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किलोग्राम में थी, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कि ग्राम में चेंज हो गई। अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास आपका दिया है नाइट्रोजन कितना होता है, 28 होता है, तो नीचे रख दिए। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10/14 आ जाती है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो दिया है नाइट्रोजन R, तो यहाँ पर दिया है एंड R की वैल्यू हम लोगों की दे रखी है 8.3 जूल पर मोल केल्विन एंड डेल्टा टी। देखो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पर, तो इसको एक्चुअल में हम लोग केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में एक्चुअल में जब चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा जी आपका, यहाँ पर हम सही कर दे रहे हैं, तो ये जो टेम्परेचर होगा ये आपका केल्विन में होगा, ठीक है। टेम्परेचर ये आपका केल्विन में लेना रहेगा, ठीक है। ये 0 केल्विन रहेगा, ठीक है। तो आपका 45 डिग्री केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो ये केल्विन में टेम्परेचर जो आपका दिया है वो 45 कैसे होगा ये ध्यान रखना, क्योंकि देखो इनिशियल टेम्परेचर हमेशा रूम टेम्परेचर लिया जाता है। उस केस में आप लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मान के चलोगे। 0 को अगर केल्विन में चेंज करोगे 273 हो जाएगा, और यहाँ 45 में 273 ऐड करना पड़ेगा। तो 273 + 45 और माइनस का 273, तो जाहिर सी बात 45 डिग्री केल्विन ही बचेगा। तो इस टेम्परेचर को आपको यहाँ पर आगे यूज़ करना है। नाउ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ नाइट्रोजन N2 एट अ कांस्टेंट प्रेशर कितना है दिया है, Cp = 7/2 R, और इसमें R की वैल्यू आपको पुट कर देनी। इसके बाद सो हीट सप्लाइड टू द गैस कितना होता है, डेल्टा Q N Cp डेल्टा T, ये आपका फार्मूला होता है। तो जितनी हीट लगेगी यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पुट कर दो, उसके बाद सॉल्व करना है। यानी N की वैल्यू 10/14, 7/2, 8.3 × 45, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट हटेगा 10 आएगा, यहाँ पर 2 5 जा 10, और ये 2 से जाएगा कट, जो बचा वो नीचे लिख लिए। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, यानी फाइनली रिजल्ट 83 × 45 में 4 ये आपका बचेगा। अब इन दोनों टर्म्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 3735 बचा आपका, और नीचे 4 रहेगा। डिवाइड करेंगे तो 933.75 जूल, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे देखते हैं, आज ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आज का चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। सो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, तो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन सबसे पहले ध्यान देना। इसमें ये हमने ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम में लिया है। ये जो आपका स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है ये यहाँ पर दिया हुआ है AE, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक समझते हो, जिसमें एक्चुअल में जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये लाइन प्रेशर को कांस्टेंट दिखा रही, ठीक है। AD जो आपका दिखा रहा है ये AD, इसमें वॉल्यूम जो है वो हमारा क्या, ये क्या लिखा है AD आइसोकोरिक, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब ये नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन शो कर रही। इसके बाद आपका आता है AB, तो AB ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब इस केस में टेम्परेचर जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। और AC क्या डिनोट कर रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस। AC आपका जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब ध्यान देना, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक इन दोनों ग्राफ्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो ध्यान रखना, जो आपका AB ग्राफ है वो आइसोथर्मल, ये हमेशा AC ग्राफ से ऊपर रहता है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस से ऊपर रहता है। तो ये ग्राफ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपका जो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन है। इसके बाद आपका आता है अगला प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन। अगर गैस को कंप्रेस करो तो उस केस में जो आपका ग्राफ बनता है थोड़ा चेंज हो जाता है। इधर प्रेशर आप लेंगे, इधर आपका वॉल्यूम होगा, ठीक है। देखो AB आइसोथर्मल प्रोसेस, AB जो आपका है वो कौन सा है, ये है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस को शो कर रहा है। AC जो आपका दिया है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, और AD जो आपका है वो कौन सा है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में आप लोग जानते हो क्या होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है। AE आपका क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। AE आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। पर ध्यान देना, इसमें कंप्रेशन के केस में जस्ट ग्राफ आपका ये मिलेगा, और एक्सपेंशन के केस में जस्ट उल्टा, जो आप लोग पहले देख चुके हो। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, और ये एग्जाम्स में बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा जो ये ग्राफ होता है AC और AB, इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो इतना सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके देख लेना। सो थैंक यू क्लास।